नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? विश्वास है सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी की क्लास नंबर 5 में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, क्या है प्रोकैरियोटिक, क्या है यूकैरियोटिक, कैसे प्रोकैरियोटिक को याद रखें, कैसे यूकैरियोटिक को याद रखें, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा, इन सब चीज़ों में अध्ययन करने से पहले एक शब्द की चर्चा करेंगे और उस शब्द की चर्चा से आपको याद रहेगा। तो उस शब्द में सबसे पहले एक शब्द आता है बेटा, एक शब्द आता है कैरियो। कैरियो, और अगर कैरियो शब्द कहीं आ रहा है तो कैरियो शब्द का मतलब होता है बेटा केंद्रक या नाभिक। केंद्रक या नाभिक। इसी से एक शब्द बनता है बेटा कैरियोलॉजी। इससे शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है कैरियोलॉजी। और कैरियोलॉजी मतलब केंद्रक का अध्ययन। केंद्रक का अध्ययन। उसी प्रकार इससे दूसरा शब्द बनता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, और जहाँ प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बेटा अविकसित केंद्रक। अविकसित केंद्रक। और वहीं दूसरा शब्द आता है बेटा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है बेटा विकसित केंद्रक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है क्या? विकसित केंद्रक। अब कैसे विकसित केंद्रक होता है, कैसे अविकसित केंद्रक होता है, ये आपको बता देते हैं। आपने देखा ही है कि जो हमने यूकैरियोटिक पढ़ा था, तो यूकैरियोटिक का क्या एक विकसित केंद्रक था, क्योंकि उसके केंद्रक में क्या पाया जाता? एनवेलप पाया जाता था। उसके केंद्रक के बारे में क्या पाया जाता? एनवेलप पाया जाता था। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक के केंद्रक के बाद एनवेलप नहीं पाया जाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझ लिया कि कैरियो शब्द अगर कहीं भी आ रहा है तो कैरियो मतलब होता है अध्ययन, सॉरी नाभिक या केंद्रक। तो बात कर रहे थे हम लोग कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले क्या कोशिका, आपको बताया कोशिका होती हैं 2 प्रकार की। कैसे? एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, है ना। जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल फिर से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक कहलाती है आपकी प्लांट सेल, एक कहलाती है क्या बेटा? प्लांट सेल। और दूसरी हो जाती है एनिमल सेल। दूसरी क्या हो जाती है? एनिमल सेल। तो जानेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक एक ऐसी कोशिका होती है जो क्या होती है बेटा? अविकसित होती है। यानी एक कैसी कोशिका? एक ऐसी कोशिका जो क्या होती है? अविकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? अविकसित कोशिका होती है। यानी जो कोशिका होती है इसका पूरा विकास नहीं हो पाया होता है। और ये क्या होती है? ये एक विकसित कोशिका होती है। ये क्या होती है? विकसित कोशिका होती है। जब ये बेटा अविकसित कोशिका होती है तो जो इस कोशिका के अंग होते हैं, यानी जिसे कोशिकांग बोलते हैं, तो कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिकांग बहुत कम होते हैं। और इसमें जो राइबोसोम भी पाया जाता है, जो राइबोसोम पाया जाता है वो पाया जाता है 70S का, 70S का। यानी जो प्रोकैरियोटिक होती है एक अविकसित कोशिका होती है, जिसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S का पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बेटा पाया जाता है तुम्हारा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये दोनों भी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है।
इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम तो दोनों में पाया जाता है। और कौन सा राइबोसोम, राइबोसोम भी ATS का। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। और इसमें अलग से क्या पाई जाती है, इसमें अलग से कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति अलग से पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, तो जो बेटा इसमें जो केंद्रक होता है, जो इसका केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, यानी इसके बाहर एनवेलप नहीं होता है, एनवेलप नहीं होता है। और इसमें एनवेलप होता है, बस इसमें इतनी चीज़ें ही पाई जाती हैं। एनवेलप पाया जाता है, पाया जाता है। अभी इसको फिगर से समझा देंगे। और इसमें एक चीज़ पाई जाती है, इसमें जीव द्रव्य भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, इसमें भी जीव द्रव्य पाया जाता है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ इतने अंग ही पाए जाते हैं। इसमें क्या, एक राइबोसोम होगा, वो भी 70S का, कोशिका झिल्ली होगी जो उसको बाहर से सहायता सुरक्षा प्रदान करेगी, उसके बाद कोशिका भित्ति होगी, यानी इसकी डबल लेयर सिक्योरिटी होती है क्योंकि इसके केंद्रक में एनवेलप नहीं होता है, और जीव द्रव्य, बस इसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से वो सांस ले लेता है, यानी खाना बना लेता है। और चलने फिरने के लिए इसमें एक सिलिया फ्लैजेला भी होते हैं। चलने फिरने के लिए इसके पास एक चीज़ और होती है, वो होती है सिलिया फ्लैजेला। चलने फिरने के लिए इसके पास होता है सिलिया एंड फ्लैजेला। बस खाना खा लेगा, चल फिर लेगा, बस यहाँ से खाना बन लेगा, ये कोशिका का दिमाग हो गया, चलने के लिए ये हो गया, और राइबोसोम हो गया, है ना, और सहायता के लिए ये हो गया, बस। यानी जो आपने देखा कि जो 70S कोशिका होती है, सॉरी, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये अविकसित कोशिका होती है, यानी इसके जो कोशिकांग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके बाद क्या क्या होता है, इसके बाद एक राइबोसोम होता है, वो भी 70S का, एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका भित्ति, केंद्रक भी जिसमें एनवेलप नहीं होता है, जीव द्रव्य, और सिलिया और फ्लैजेला। लेकिन यहाँ आपने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है ना। यहाँ बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, लेकिन इसके पास बहुत कम अंग होते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये जो बात बेटा पाए जाते हैं, ये जितने भी जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कोरोना वायरस था, ये जुखाम वाला वायरस है, यहाँ सब क्या पाए जाएंगे, ये सब प्रोकैरियोटिक पाए जाएंगे। और जिन्हें आप देख सकते हैं, मानव हो गया, हम हो गए, कुत्ता, भेड़, बकरी, जिन्हें आप देख सकते हैं, जो आपको दिखाई दें नग्न आँखों से, उनमें यूकैरियोटिक पाई जाती है। तो इसको एक फिगर से और समझना चाहें तो फिगर से भी समझ सकते हैं। तो चलो इसको फिगर से समझा देते हैं, उसके बाद गुणसूत्र शुरू कर देते हैं। तो ये हम बेटा बना दे रहे हैं, यूकैरियोटिक। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछता है। तो ये मान लो हमने ऐसे ऐसे करके बना दी फिगर, ऐसे ही बना दिया इसको, ये माना बना दी प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या, प्रोकैरियोटिक में पहले 2 झिल्ली पाई जाती हैं, है ना। ये होगी कोशिका झिल्ली, ये होगी कोशिका भित्ति, है ना। ये होगी झिल्ली, ये होगी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, है ना। यहाँ इसमें पाया जाता है जीव द्रव्य, यहाँ क्या पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, यहाँ इसमें भी पाया जाएगा जीव द्रव्य, है ना। ये आपकी कोशिका झिल्ली होगी, अगर ये प्लांट सेल होगी तो कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा हो जाएगी। यहाँ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ गोल्गी बॉडी हो गया, यहाँ वैक्यूल्स हो गया, यहाँ लाइसोसोम हो गया, यहाँ सेंट्रोसोम हो गया, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। यहाँ आपका केंद्रक हो गया, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया।
और हाँ, जैसे आपने देखा था जो प्रोकैरियोटिक होता था, प्रोकैरियोट में खाना कौन बनाता था, यानी खाना निर्माण करता था, भोजन निर्माण करता था, यानी ऊर्जा बनाता था। वो क्या बनाता था, यहाँ ऊर्जा बनाता था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ ऊर्जा क्या बनाता था, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता था। लेकिन इसमें ऊर्जा होती नहीं है, तो इसकी ऊर्जा क्या जीव द्रव्य भी बनाता है। यानी ये खाना काहे से, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, जीव द्रव्य से करता है ना। जो यूकैरियोटिक होती थी, ये हो गई आपकी प्रो और ये हो गई यू। जो खाना निर्माण होता था माइटोकॉन्ड्रिया करता था, इसमें जीव द्रव्य करेगा। अब आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा बेटा यूकैरियोटिक में भी ऐसे कौन सा कोशिकांग है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक का गुण भी रखता है। कहने का मतलब ये है, प्रोकैरियोटिक का गुण मतलब उसके पास 70S होता है ना। यानी इस यूकैरियोटिक में भी दो कोशिकांग ऐसे हैं, दो कोशिकांग ऐसे हैं जो बेटा अपने लिए पर्सनल, जो अपने लिए पर्सनल क्या 70S रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को सरकार तो सुरक्षा प्रदान कर रखी होती है, लेकिन वो अपने लिए क्या पर्सनल बॉडीगार्ड भी रख लेते हैं। वो अपने लिए क्या पर्सनल बॉडीगार्ड रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें और सुरक्षा चाहिए, उनका उतने सुरक्षा से काम नहीं चल रहा है ना। जैसे सलमान खान या जितने भी अभिनेता हैं, है ना, इन्हें तो राज्य सरकार तो सुरक्षा देती भी है और ये अपने पर्सनल गार्ड भी रख लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इन्हें, इनके पास पूरी कोशिका के पास तो ATS है। इस पूरी जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इस पूरी कोशिका के पास ATS तो है, जो राइबोसोम है ATS राइबोसोम है। लेकिन इन्होंने क्या किया, चुपके से, चोरी से, बिना किसी को बताए 70S और रख लिया, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो काम चल जाएगा, है ना। इसी प्रकार जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, जैसे वो आपके साथ गए मार्केट, आपने कहा चलो कुछ खा लें, उन्होंने खाया, साथ में कहा भैया 5 रुपए का ये चीज़ और पैक कर देना, हम बाद में खा लेंगे। यानी उन्हें ज़्यादा आवश्यकता है, उनका पेट नहीं भरा है। तो इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक क्या प्लास्टिड यानी लवक। बेटा आप ध्यान रखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, इन्हें हमेशा काम करना होता है, पूरे दिन ये लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, है ना। यानी जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और क्या है, और प्लास्टिड है, ये पूरे दिन कार्य करते रहते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये तुम्हारे एनिमल सेल में भी क्या होता है, ह्यूमन सेल में, एनिमल सेल कह सकते हैं, ह्यूमन सेल कहाँ आ गए, एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में ये ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। जब ये पूरे दिन ऊर्जा बनाता है तो क्या होता है, कभी कभी जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि एक्स्ट्रा सिलेंडर रख लिया जाता है, कि अगर कभी ऐसा हुआ ये वाला सिलेंडर ख़त्म हो गया तो इस सिलेंडर से काम चला लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया पूरी जो कोशिका उसके पास तो ATS रखता है, लेकिन ये चोरी से एक 70S रखता है कि, और इस 70S से ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए ऊर्जा रखता है, यानी सिर्फ अपने लिए, है ना। ये जो ATS है, ये ATS पूरे कोशिका के लिए कार्य करता है। ये आपको लाइसोसोम के लिए भी कार्य करेगा, वैक्यूल्स के लिए भी करेगा, सेंट्रोसोम के लिए भी करेगा। लेकिन जो ये 70S इसने रख रखा है, या ये जो 70S प्लास्टिड ने रख रखा है, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखा है। इससे ये अपना काम कराएंगे, किसी और को इसकी मदद नहीं लेने देंगे। तो हमारे पर्सनल बॉडीगार्ड हो,
तुम वही करोगे जो तुमसे हम कहेंगे, और तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा करोगे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करोगे। तो ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक 70S रखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि यूकैरियोटिक में कौन से ऐसा अंग है जो प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है? तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा प्लास्टिड और लवक, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? चलो अब बेटा जानेंगे क्या होता है गुणसूत्र, क्या होता है डीएनए, किसने डीएनए की खोज की, किसने गुणसूत्र की खोज की, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बेटा हमने देखा जो कोशिका होती है, कोशिका के पास क्या होता है? कोशिका के पास एक केंद्रक होता है। कोशिका के पास क्या होता है? कोशिका के पास एक केंद्रक होता है। कोशिका के पास एक केंद्रक होता है ना? ये क्या है? केंद्रक होता है। लेकिन बेटा अच्छा, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी किसने बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने खोज कर दी, उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए वाल्डेयर। उसके बाद कौन से वैज्ञानिक हुए? वाल्डेयर। और वाल्डेयर ने देखा कि इस कोशिकांग के भीतर कुछ इस प्रकार की संरचना है। ऐसे कुछ तैर रहा है इस कोशिकांग में, इस केंद्रक में कुछ इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो तैर रही हैं, है ना? इन्होंने चेक किया कि ऐसा कुछ है इस कोशिकांग में जो इस तरीके से तैर रहा है। और इस केंद्रक में अच्छा आपको याद होगा जब शुरू में मैंने पढ़ाया था बेटा जीव द्रव, तो जीव द्रव में हमने आपको बताया था जीव द्रव दो प्रकार का होता है। एक होता है केंद्र का द्रव, और दूसरा होता है कोशिका द्रव, है ना? और कोशिका द्रव को तो हमने कोशिका में फिल कर दिया था, है ना? यानी इसके बाहर जो एक और कोशिका होती थी उसमें पूरे में कोशिका द्रव भर दिया। लेकिन ये जो केंद्र का द्रव है, ये केंद्र का द्रव ये है, और यहाँ जो फिल किया जाता था वो होता था कोशिका द्रव। और आप याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जीव द्रव किसे कहते हैं, केंद्रिका द्रव को या कोशिका द्रव को, तो आपका आंसर होगा इन दोनों को मिला के ही कहा जाता है बेटा क्या? जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? यानी ये न्यूक्लियस में रिंच टाइप के, जैसे रिंच होता है ना घर में, कैसा होता है रिंच? ऐसा होता है, ऐसा होता ना, कुछ इस टाइप का रिंच होता है। तो उन्होंने देखा कि इस रिंच टाइप की, है ना, या मान लो इसको और अच्छे से बनाना चाहो तो ऐसे। वाल्डेयर ने देखा कि इस आकृति की एक ऐसी संरचना इस पूरे नाभिक में तैर रही है, और जो ये संरचना तैर रही थी उसे इन्होंने क्या कहा? उसे वाल्डेयर ने कहा कि ये है गुणसूत्र। ये क्या है? ये गुणसूत्र है। ये क्या है बेटा? ये है गुणसूत्र। ये इसमें क्या भर दिया? ये भर दिया केंद्र का द्रव, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म मीन्स द्रव होता है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक, इसको जब वाल्डेयर ने देखा कि इसमें कोई एक संरचना है, उस संरचना का आकार कैसा है, तो उस संरचना का आकार उन्होंने देखा कि कुछ इस प्रकार की एक संरचना है। उन्होंने देखा कि इस केंद्रक के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तैर रही हैं, और उन्हें वाल्डेयर ने कहा, क्या कहा, वाल्डेयर ने इसे कहा गुणसूत्र। इसे वाल्डेयर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर तैरने वाली चीज़ गुणसूत्र है, यानी ये क्या है, यानी ये है बेटा क्रोमोसोम। ये क्या है, ये है बेटा क्रोमोसोम। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी बेटा वाल्डेयर ने। इसकी खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने। अब बात है बेटा वाल्डेयर के आगे वैज्ञानिक हुए वैज्ञानिक हुए बेटा कौन, वैज्ञानिक हुए कार्ल बर्ग्स, वैज्ञानिक हुए कार्ल बर्ग्स। उन्होंने देखा कि इस गुणसूत्र को भी, उन्होंने देखा अगर इस गुणसूत्र को भी आगे खींचा जाता है, अगर इन गुणसूत्र को भी आगे खींचा जाता है तो उससे एक संरचना निकल रही है। उससे क्या निकल रही है बेटा, उससे एक संरचना निकल रही है। वाल्डेयर ने क्या देखा, वाल्डेयर ने देखा कि इस गुणसूत्र में भी, इस गुणसूत्र में कुछ ऐसी चीज़ है जिस पूरे गुणसूत्र में ऐसी भरी पड़ी है, ऐसी इस पूरे गुणसूत्र में ऐसा कुछ है जो इस पूरे में गुणसूत्र में भरा पड़ा है। और जब इन्होंने इसको खींचा, जब इन्होंने इसको खींचा तो एक उन्हें ऐसी संरचना मिली। उन्हें क्या बेटा, एक ऐसी संरचना मिली, यानी इसको और सही से बनाना चाहें तो उन्हें एक ऐसी संरचना मिली जब उन्हें खींचा। उन्हें एक ऐसी संरचना मिली, किसे मिली, कार्ल बर्ग्स को। और उन्होंने कहा कि ये जो संरचना है ये है बेटा डीएनए। ये क्या है बेटा, ये है डीएनए, है ना, ये क्या है बेटा, डीएनए है। और जो बेटा ये क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के जो नीचे वाला भाग है इसको कहते थे टेलोमर। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के निचले स्तर को टेलोमर कहते हैं। इसके निचले स्तर को क्या कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, सेंट्रोमर। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। तथा इसका जो ऊपरी भाग होता है, इसके ऊपरी भाग को बेटा सैटेलाइट कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। याद कैसे रखोगे, देखो सेंटर याद है, सेंटर मीन्स होता है केंद्र यानी बीच में। अब बीच में यानी सेंटर से बना सेंट्रोसोम। सेंटर से क्या याद रखोगे, सेंटर बराबर सेंट्रोसोम। और टेल मतलब क्या होता है, टेल मतलब होता है पूंछ। पूंछ हमेशा शरीर के निचले स्तर में निकलती है। कभी पूंछ देखा हो, पूंछ किसी के यहाँ पर निकली हो, यहाँ पर नहीं, पूंछ हमेशा निचले स्तर में होती है। यानी इसको क्या रखोगे, टेल से याद रखोगे, है ना। टेल से टेलोमर, सेंटर से सेंट्रोमर, टेल से टेलोमर, सेंटर से सेंट्रोमर। और सैटेलाइट, ये बताओ सैटेलाइट कहाँ छोड़ा जाता है, आसमान में। आसमान मतलब ऊपर में, यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट। अब बेटा
एक वैज्ञानिक हुए जोहानसन। वैज्ञानिक क्या हुआ है? जोहानसन। जोहानसन ने जब इस सिरे को और आगे खींचा तो उन्हें एक और संरचना मिली। उन्हें इसके आगे एक इस प्रकार की संरचना मिली। किसने खोजी थी? इन्होंने जब एक फिगर को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे और खींचा तो उन्हें देखा कि नहीं, इसमें तो कुछ और चीज़ें भी हैं। जो और चीज़ें ये और थी, इसे कहा गया कि ये है जीन। ये क्या है बेटा? ये है जीन। इसे क्या है? ये है बेटा जीन। इसे क्या कहा गया कि ये जो है ये जीन है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जोहानसन ने। जोहानसन, देखो याद कैसे रखोगे। जीन से जोहानसन, जीन से जोहानसन, जीन बराबर जोहानसन, जीन बराबर जोहानसन। गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज की थी बेटा वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। डीएनए की खोज की थी कार्ल बर्क्स ने। और जीन की खोज की थी जोहानसन ने। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जब इसकी खोज हुई तो पूछा गया कि ये है क्या? ये गुणसूत्र तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका कुछ कार्य क्या है? तो कहा गया, पता चला, इसकी रिसर्च हुई तो देखा गया कि जो भी सूचनाएं होती हैं शरीर की जो भी सूचनाएं होती हैं वो किसके पास होती हैं बेटा? इन गुणसूत्र के पास होती हैं। इन गुणसूत्र के पास होती हैं। मतलब एक कोई कोशिका है, कोशिका का अपना न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस का अपना क्या है? गुणसूत्र है। और उस गुणसूत्र को पता है कि उसे क्या निर्माण करना है। जैसे मान लो आपकी नाखून है, यहाँ पर एक कोशिका है, तो इस कोशिका को ये बात पता है कि यहाँ पर हमें क्या निर्माण करना है? यहाँ पर हमें नाखून निर्माण करना है। इसी प्रकार आपके यहाँ की कोशिका है, यहाँ अगर कट लग गया, यहाँ कट लग गया और यहाँ की ये स्किन हट गई, तो यहाँ की जो सेल होगी उसे पता है कि यहाँ पर स्किन का ही निर्माण करना है। ऐसे पूरे शरीर की कोशिकाएं, हर कोशिका का अपना क्रोमोसोम है और हर कोशिका को पता है कि उसे क्या निर्माण करना है। अब बात आएगी कि मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मनुष्य में बेटा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी अगर संख्या पूछेगा तो संख्या हो जाती है 46। संख्या क्या हो जाती है? संख्या हो जाती है 23 मीन्स 23 जोड़ी और संख्या हो जाएगी 46। और उन्होंने कहा कि ये जीन होते हैं, जीन पर ही माता पिता के क्या होते हैं? जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। क्या कहा कि ये जो जीन है, जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही आनुवंशिकता के आधार कहा जाता है। यानी क्या क्या है क्या कि जीन जो है, ये जीन क्या है? आनुवंशिकता का आधार है। जीन जो है ये है आनुवंशिकता का आधार। इस पर क्या पाए जाते हैं? इस पे पाए जाते हैं माता पिता के गुण। माता पिता के गुण। अब माता पिता के गुण वाले वो गुण नहीं जो माता पिता मान लो कि बहुत ज़्यादा क्या हैं?
पहलवान है तो बच्चा पहलवान होगा, माता पिता बहुत होशियार हैं तो बच्चा होशियार होगा। ये वो वाले गुण नहीं है। ये गुण है मतलब कि जैसे बंदर का बेटा बंदर होगा, बकरी का बच्चा बकरी होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा यानी मेल या फीमेल होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा। इस टाइप के जो गुण होते हैं उन्हें वो किस में पाए जाते हैं? जीन में पाए जाते हैं। समझ में आया? यानी अगर मनुष्य का बच्चा है तो उसमें काहे के जीन पाए जाएंगे? मनुष्य के जीन पाए जाएंगे। एक हाथी है, हाथी का जो बच्चा होगा वो हमेशा हाथी होगा, उसके एक सूंड निकलेगा, 2 आँखें, बड़े बड़े कान, बड़ा भारी शरीर। ये सब किसका है? ये सब सूचनाएं हैं जो कहाँ पर रहती हैं? जीन में रहती हैं। एक भालू है तो जो उसके बच्चे होंगे वो उसमें भालू के जीन होंगे और उसे पता है कि उसे क्या क्या निर्माण करना है ना। तो यहाँ तक आपको आज समझ में आया होगा। इस चीज़ को पढ़ा, बहुत छोटे वे में पढ़ेंगे, छोटे टॉपिक को छोटा करके पढ़ेंगे। इससे आप क्विक रिवीजन हो जाएगा। आपको गुणसूत्र पढ़ना है, आपने गुणसूत्र खोला, गुणसूत्र के बारे में पढ़ लिया है ना। तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।